Hello everyone, how are you doing? Hope you all are good and even I am better. और आज बेटर नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन स्टेज 1 में पहले आ चुके हैं, हम आज थोड़ा सा उनको देखते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे डील करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके अंदर कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको तो हम यूं कर लेंगे। और हमारा साथ रहा तो आप तो यूं बिल्कुल ही करने वाले हो। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बोर्ड पे प्रेजेंट कर रखा आपके लिए, और इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है। वैसे ये चैप्टर है अच्छा खासा, क्वेश्चंस क्रॉसेस पे आएंगे तो आपको अपने क्रॉसेस का जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एज यू कैन सी हियर कि विच लॉ इज डिपिक्टेड इन दी अबव क्रॉस। वैसे लिखा है मैंने, क्रॉस को बिलो ले आई हूं मैं, ठीक है। आपकी बुक में अबव क्रॉस है, ठीक है। तो अबव और बिलो से मतलब नहीं है, क्रॉस ये रहा, आप इसको देखो। और ऑप्शंस आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन एंड ऑल द थ्री, ये पूछा है ऑप्शन में। आपको क्या लग रहा है? तो क्रॉस ये है राउंड और येलो, ठीक है, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपके दो कैरेक्टर हैं, एक सीड शेप और एक सीड कलर, है ना। तो राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये आपके ऑप्शंस हैं जीनो पेरेंट्स के। और पहले गैमेट्स जो आए, फिर गैमेट्स के बाद में स्टेप 2 राउंड येलो, ये आ गए F1 प्रोजेनी। इनको फिर सेल्फ करवाया, सेल्फ से ये गैमेट्स आए, और इतने इतने सीड्स जो है वो राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, रिंकल येलो, सॉरी राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ये 4 ऑप्शंस आए हैं। तो बेटा कुल मिला के जब मैंने आपको ये क्रॉस करवाया था डाई हाइब्रिड, तब मैंने आपको ये सिखाया था कि उससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चुका था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉज निकले थे, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हमेशा जीन्स में पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, रिमेम्बर। और वो पेयर ऑफ एलील्स में कोई एक अगर डिसिमिलर एलील्स हैं तो हमेशा एक जो होगा वो डोमिनेंट होगा, दूसरा जो होगा वो रिसेसिव होगा। तो ऐसा ही है। अब यहाँ डिसिमिलर एलील्स ये देखो, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो तो दिख ही रहा है अपने को। यहाँ पर देखो दिस ये वाला जो है, इसमें ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स आ गए, तो सीड का जो शेप है वो राउंड आया बिकॉज ऑफ कैपिटल डोमिनेंट आर, एंड येलो आया बिकॉज ऑफ डोमिनेंट येलो कलर, है ना। तो डोमिनेंस हमें दिख ही रहा है। अच्छा, रही बात सेग्रीगेशन के, तो सेग्रीगेशन भी बहुत प्रॉपर्ली हो रहा है, यानी कि इस दौरान ये जो भी इंडिविजुअल्स एलील्स जो हैं उसने अपनी आइडेंटिटी कहीं भी नहीं खोई है, और इंडिपेंडेंटली वो जो रिसेसिव एलील्स हैं दे आर प्रॉपर्ली सेग्रीगेटिंग एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही तो बताता है कि एक जीन में 2 डिसिमिलर अगर एलील्स हैं या सिमिलर व्हाटएवर 2 एलील्स हैं, कभी भी एक डोमिनेंट के आगे रिसेसिव अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, और जब भी उसको गैमेट फॉर्म करने का टाइम आता है तो सक्सेसफुली सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो वो हमें आराम से ऊपर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिख रहा है हमें। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो बाय डिफॉल्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही बना था। क्यों? क्योंकि उसमें 2 जीन्स की बात हो रही है। सेग्रीगेशन में तो एक ही जीन के दोनों एलील की बात हो रही है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 अलग अलग जीन्स की बात हो रही है कि 2 जीन आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो कभी भी एक जीन दूसरे जीन को आगे एक्सप्रेस होने में या फॉरवर्ड जाने में कभी भी उसको हिंडर नहीं करता है। सो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि एक्चुअली 2 जीन्स की बात करते हैं, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही फॉर्मुलेट हुआ था। तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों लॉज हमें इस क्रॉस में दिख रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर ऑल द 3, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो तीनों लॉज आ जाते हैं, और अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं मिलता आपको। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ऐसा बाउंसर था आपके लिए। आगे और भी बाउंसर आ रहे हैं, डोंट वरी। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो 9:7 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, कोई आपको 1:1:1:1 रेशियो आते हैं, बट अभी फिलहाल 10th लेवल पे हमने ये वाले रेशियो के कोई क्रॉस करे भी नहीं है, है ना। अब 4 है, ये तो है ही नहीं। एक और 1 आता तो डाइहाइब्रिड होता। तो बचा कौन? 3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है, रिमेम्बर। अगर इसको क्रॉस कराए P1 and when this is crossed tall P plant, this is tall and this is dwarf. तो tall is crossed with dwarf plant, तो इसका गैमेट आया ये और इसका गैमेट आया ये, और इनका जो F1 जेनरेशन था वो आया ऑल टॉल। ठीक है, अब ये जो F1 जेनरेशन था उसको इन्होंने P2 क्रॉस सेल्फ कराया। ठीक है, तो इसके गैमेट्स आए और इसके भी गैमेट्स आए। दिस इज गैमेट्स, तो ये आ गया इसका इससे और इसी का इससे। देन ये और ये आ गया एंड दिस विद दिस। तो आप देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल हुआ, हीट्रोजाइगस टॉल है ये, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल हुआ, ये हीट्रोजाइगस टॉल हुए, और ये ड्वार्फ। तो ये हो गया फिनोटिपिकली 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो इसका रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, सो 3:1 रेशियो में आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिंगल कैरेक्टर कंसिडर्ड, तो इसमें 3:1 की रेशियो आ गई ना। तो ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही आपको 3:1 कौन सा रेशियो मिलता है बेटा? ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, 3:1 जो है वो फिनोटिपिक रेशियो, फिजिकल अपीयरेंस, दिखता कैसा है, टॉल, शॉर्ट, ड्वार्फ, राउंड, येलो, जो भी है ये फिनोटाइप में आता है क्योंकि बाहर से दिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज डन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और मजे आ रहे हैं यार, ये तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। आगे देखते हैं, पढ़ो, ये तो और भी लंबा है बेटा, ये इसके तो एसेंस मतलब जेनेटिक्स, मजा आ जाता है। सो इफ इन अ प्लांट रेड कलर ऑफ द फ्लावर इज डोमिनेट ओवर व्हाइट, a cross was made between a plant containing red flower and another one with white flower. The cross yielded 50% white flowered plant and 50% red flowered plant. So the genotype of the parent with red flower is, है ये कह रहा है कि रेड को मान लो हम इसे करते हैं, है ना, रेड, और व्हाइट को फिर ऑब्वियसली हम दूसरे से कर नहीं सकते, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप खुद ये कह रहा है कि क्रॉस यील्डेड 50% व्हाइट फ्लावर प्लांट एंड 50% रेड फ्लावर प्लांट। तो पेरेंट विद रेड फ्लावर का कैसा जीनोटाइप था? तो आपको जीनोटाइप बेसिकली निकालना है। तो ये हो गया। अगर ये करते हो, खुद करके देखो, अगर इसको लेते हो तो आपका गैमेट आएगा ये, इससे तो ये क्या हो गया, ऑल रेड, है ना। और ये है नहीं, ये कह रहा है कि 50% व्हाइट आया था, 50% रेड आया था। तो फिर मुझे क्या कर सकती हूं मैं, ये लेते हैं एंड cross was made between the red flower with white flower। अब ये करके अगर करें
तो इसके गैमेट तो आ गए ये, और इसका गैमेट, इसका तो आएगा सिर्फ ये, ठीक है, क्योंकि होमोजाइगस है। अब देखो इससे आ गया ये और इससे आ गया, ये हो गया रेड, ये हो गया व्हाइट, समझ रहे हो? तो ये आ गया आपका रेड और ये हो गया व्हाइट। तो 50-50 आया ना, आधा रेड हुए आधा व्हाइट हुए। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ये रेड वाला जो प्लांट है उसका जीनोटाइप कैसा है, ये वाला, तभी आपका रिजल्ट आ रहा है। यानी ये कैसा है बच्चों, सिंस दोनों डिसिमिलर एलील्स हैं यानी कि दे आर हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी दे आर हेटेरोजाइगस, ध्यान रखना। तो क्योंकि आपने देखा ना होमोजाइगस से हमने करके देखा, अपना रिजल्ट नहीं आ रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइन तो खैर हो नहीं सकता, कैन बी होमो हीट्रो भी नहीं, अपने को दिख रहा है क्लियरली कि हीट्रोजाइगस से हमारा आंसर आ रहा है। तो आंसर वुड बी दैट द प्लांट इज अ हीट्रोजाइगस प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है आपके लिए, देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर विजिबली दिखता है उसको क्या बोलते हैं? सो इट इज नोन एज, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, जो ऊपर से दिखता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो भी तो निकाला था ना अभी, तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप इज एलीलिक कॉम्बिनेशन इन अ जीन, और ये दोनों तो बेचारे ऐसे ही है, वही दे दिया है। स्टीरियोटाइप तो थॉट्स होते हैं ना वैसा, और प्रोटोटाइप तो कुछ भी ऑप्शन दे रखा है आपको, तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप समझना है। तो जीनोटाइप इज एलीलिक कॉम्बिनेशन, तो ऊपर से जो दिखे वो तो फिनोटाइप होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, फिनोटाइप फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, choose the incorrect statement about Darwinism. डार्विनिज्म जो थे यानी डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे, वो क्या बिलीव करते थे या उनसे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट्स सही हैं वो देखो, इनकरेक्ट ढूंढना अपने को। तो डार्विन बिलीव करते थे नेचर ओनली सेलेक्ट्स व्हिच ऑर्गेनिज्म शुड सर्वाइव, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये मानते थे वो। नेचर सेलेक्ट्स ये भी ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरिएशंस आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू हेरिडिटी, बिल्कुल सही। जो वो नहीं बिलीव करते थे वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि ये जो फीचर है ये दिया था लमार्क ने, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो लमार्क का बिलीफ था, तो ये डार्विनिज्म तो है ही नहीं। डार्विन तो मेनली एवोल्यूशन स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म में होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये इनहेरिटेंस पास होता है, इन चीजों पे बिलीव करते थे, ठीक है। सो दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, आंसर होगा इसका, क्योंकि ये डार्विनिज्म नहीं है, लमार्किज्म है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, सो ये है आपका क्वेश्चन। The volumes of frog, lizard, bird and man, vertebrates है ये सारे, ठीक है। So they have same evolutionary relationship. So they are, यानी frog, lizard, bird, man, इनमें क्या evolutionary relationship है? अब they all are vertebrates, तो इसमें क्या है? Missing link तो भैया ऐसा होता है कि दो के बीच में कनेक्शन, तो कनेक्शन क्या, इनके बीच में हमें तो सेम evolutionary relationship है, तो वो ढूंढना है कि क्या सेम है। आर्म्स रिलेशनशिप जैसा कोई टर्म मैंने नहीं पढ़ाया है, तो डोंट गो ऑन सच थिंग्स। हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में स्ट्रांगली एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़े हैं।
अब जैसे कि आप देख सकते हो ये सब क्या है, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड एंड मैन, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। तो वर्टिब्रेट्स के जो चीजें हैं, दे ऑल हैव होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमो या एनालॉगस में क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, whereas होमोलोगस में सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट। तो होमोलोगस है क्योंकि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं, तो इसीलिए इनके आर्म्स के जो रेडियस अल्ना वगैरह होते हैं ना, वो आर्म्स वगैरह ये सब सेम है। तो बेसिकली जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो होमोलोगस ऑर्गन्स की वजह से कनेक्शन है दोनों में। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस इज डी, होमोलोगस ऑर्गन्स। आई होप मजा आ रहा होगा ना बच्चों आप लोगों को। आगे क्या है, आगे है which of the following conclusion is related to Lamarck? So Lamarck से रिलेटेड क्या है, आ गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विनिज्म है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जैसा कोई वो है नहीं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये भी डार्विनिज्म है, ये डार्विन्स बिलीव है। सो लमार्क की थ्योरी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लमार्क बिलीव करते थे, इसीलिए क्रिटिसाइज भी हुए थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जॉर्म सेल में चेंज आया नहीं तो चेंज आगे जाएगा कैसे, है ना। तो इट वाज टोटली डिस्कार्डेड। तो ही बिलीव्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि सही नहीं है, तो ध्यान रखना। ओके, आई कैन सी वन मोर क्वेश्चन ओवर देयर, तो इसको हम करते हैं यहां, and we'll take this down here. ये क्या बोल रहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। इसको अब छोटा करो, समझ में तो आ गया, इसको अब थोड़ा साइड करते हैं या चलने दो, इसको नीचे चलने दो, हम इसको देखते हैं। So it says F2 ratio in dihybrid cross is, डायहाइब्रिड क्रॉस पे F2 रेशियो क्या आता है, फिनोटिपिक। यहाँ पे अगर इन जनरल F2 रेशियो पूछ रहे हैं ना बेटा, तो फिनोटिपिक पूछ रहे हैं, क्योंकि जीनोटिपिक ऐसे नहीं पूछते F2 का डायहाइब्रिड का। तो देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 9:3:3:1 की रेशियो आई थी, और वो मैंने बकायदा आपको क्लास लेते समय क्रॉस करके अच्छे से समझाया था कि हाउ दिस वाज पॉसिबल। तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ कोई दिक्कत आने वाली है। स्ट्रेट अवे डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो है 9:3:3:1 विदाउट एनी डाउट। सो इट सेज कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, भाई एक फीचर का कंटिन्यूएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है, ये आंसर आ जाएगा इसका हेरिडिटी, क्योंकि फीचर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कंटिन्यू होने को जनरेशन थोड़ी बोलेंगे। अंडरस्टूड है। म्यूटेशन इज सडन रैंडम चेंजेस इन डीएनए, डीएनए में अचानक से कोई चेंजेस सडन और बिल्कुल रैंडम चेंजेस होते हैं, और ये अच्छा नहीं होता, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। और एवोल्यूशन तो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्गेनिजम्स, और हम यहाँ बात कर रहे हैं फीचर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये भी सॉर्ट आउट हो गया। आई डोंट थिंक अब यहाँ कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। आगे बढ़े, कहाँ गया, ये रहा।
मजे आ रहे हैं ना बच्चों? इतने इजी अच्छे क्वेश्चन आराम से एमटीएससी निकाल लोगे आप तो, कोई डाउट ही नहीं है। सो व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज? न्यू स्पीसीज के लिए किन कैरेक्टर, क्या है वो जो न्यू स्पीसीज को लीड करते हैं? बताओ। आई थिंक आपके लिए भी इजी है ये, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देखो मैंने आपको स्पीसिएशन में ये रीजन बताया था, नेचुरल सिलेक्शन तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है बिकॉज नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर सिलेक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। एक्विजिशन ऑफ ट्रेड्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यस, धीरे धीरे न्यूअर ट्रेड्स जो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, तो जर्म सेल में एक बार एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो ऑब्वियसली कभी ना कभी निकल के आएगा। तो वेरिएशंस जो भी अक्वायर होते हैं लाइफ टाइम में, ये उसके सेंस में देखें तो यस। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट तो करता ही है, सडनली अगर पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हो गए तो फिर वो वही ब्रीड करने लग जाते हैं और देखते देखते इतने अलग हो जाते हैं कि बाद में वो अपनी पुरानी स्पीशीज से सेम मैच नहीं कर पाते हैं, दे आर डेवलप्ड एज अ न्यू स्पीशीज। तो यस, ये भी करते हैं, ये भी है। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इजी है, समझ में आ रहा है आई थिंक। नेक्स्ट कहां गया भाई? क्या पूछ रहा है? फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेट, ये तो अभी हमने करा। दिस इज 9:3:3:1 फॉर श्योर। 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। फिनोटिपिक ये कोई रेशियो है ही नहीं और ये कोई रेशियो है ही नहीं जो हमने पढ़ा हो। वो 3:1 जरूर है लेकिन वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। अपने को डाइहाइब्रिड का F2 पूछ रहा है, इट्स 9:3:3:1। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, विच मीन्स ध्यान से। अब ये क्या बोल रहा है भाई, इतना लंबा चौड़ा, इसमें तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा तो इसको ऊपर ही रखते हैं। बट ये क्या रहा है? इफ अ पी प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स एंड हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्या बोल रहा है ये? पी प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स, ये लो भाई, रिंकल्ड सीड्स एंड हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स, यानी कि ये डाइहाइब्रिड है, वर सेल्फ पॉलिनेटेड, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ F2 generation? phenotype of F2 generation, tall plant, ट्राई मारे, सेल्फ पॉलिनेटेड। तो इसका आ जाएगा ये, तो इसके गैमेट्स हो गए। सेम हियर, ठीक है। ये P1 क्रॉस करना सीखो बच्चा, F1 आ जाएगा। F1 आई एम टेकिंग विथ दिस ग्रीन कलर, एक ये और एक ये। तो दिस इज T R एंड अगेन T R। तो ये कह रहा है टॉल और रिंकल्ड सीड, तो टॉल रिंकल आया F1, तो एक रेड से ले लेते हैं, ये भी आएगा टॉल और रिंकल्ड, ये आया ड्वार्फ रिंकल, ठीक है। तो आ गया ना 75% आपका। अच्छा ओके, तो 75 आपका जो परसेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन मींस आफ्टर दे हैव क्रॉस्ड देयर F1 जनरेशन, तभी तो सेल्फ करवाते हैं। तो उसके बाद तो ये जीनोटाइप निकालना सीखो आप लोग सबसे मेन। इसने कहा ना कि पी प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स, तो ये रिंकल्ड का जीनोटाइप ले लिया, एंड हेटेरोजाइगस टॉल, तो ये रहा हेटेरोजाइगस टॉल। तो इनको जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो सेम
पेरेंट आ जाएगा, इसीलिए सेम पेरेंट आया, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। फिर गैमेट्स निकालना सीखो आप लोग। गैमेट्स में कैसे निकालेंगे, हेटेरोजाइगस हो तो अलग अलग आएंगे, बट होमो होगा तो सेम आ जाएगा। तो 2 गैमेट बन गए। तो ये देखो 3 तो हमारे, ये भी टॉल और रिंकल्ड, ये भी टॉल रिंकल्ड, और ये भी टॉल रिंकल्ड, और ये है ड्वार्फ रिंकल्ड। तो दिख रहा है मुझे 75%, मतलब 4 में से 3, तो दिस इज 75%, और ये कितना हो गया 25%। अब ढूंढो आंसर में ये कहां है। 75% विल बी टॉल एंड हैव रिंकल्ड सीड्स एंड 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है बच्चों कि कैसे 75% जो है वो टॉल एंड रिंकल्ड है एंड 25% जो है वो ड्वार्फ विथ रिंकल्ड है। तो क्रॉस से पता लग रहा है, तो ऐसे क्रॉस करना सीखना पड़ेगा आपको। प्लीज बी वेरी मच, क्या बोलूं मैं, अक्वेंटेड विथ द क्रॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट, so 2 similar pea plants are growing in 2 different islands separated by a vast ocean. बीच में ओशन है और 2 सिमिलर पी प्लांट अलग अलग ग्रो हो रहे हैं। Now the phenomena of geographical isolation जो है, अब आप सोचो यहाँ पे geographical isolation जो चल रहा है, इससे क्या होगा, क्योंकि ये अपना अपना ग्रो करेंगे ना। आप देखो बीच में एक बहुत बड़ा ओशन है, अब यहां पर एक पी प्लांट है और दूसरी तरफ सिमिलर पी प्लांट ग्रो हो रहे हैं, एक इधर और एक इधर, और यहां बीच में ओशन है। तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। ज्योग्राफिकल होने मतलब ज्योग्राफिकली दे आर नॉट एबल टू मीट ईच अदर। तो क्या होएगा, नॉट बी सीन एज द प्लांट्स गेट सेल्फ पॉलिनेटेड, लग तो यही रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बी सीन एज द प्लांट्स आर ग्रोइंग इन आइसोलेटेड रीजन। ये साइंटिफिकली क्या बोलना चाह रहा है, बिल्कुल नहीं। नॉट बी सीन एज द प्लांट गेट पॉलिनेटेड बाय ओशन वाटर करंट, कुछ भी बोल रहे हैं। एंड बी सीन एज द प्लांट डू नॉट गेट पॉलिनेटेड एंड रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि पॉलिनेशन ही नहीं होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, नो। एंड ओशन वाटर करंट से क्यों पॉलिनेशन होगा भाई, ये भी नहीं। एंड आइसोलेटेड रीजन में तो बता ही रहा है कि ग्रो हो रहा है, तो इससे ये मतलब थोड़े होगा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होगा, नॉट बी सीन एज द प्लांट्स गेट सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विल नॉट बी सीन, क्यों बच्चों, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। जो पी प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, बाइसेक्सुअल एंड अ क्लोज्ड फ्लावर स्ट्रक्चर होता है, बंद होता है। तो ये वैसे भी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो मान लो आपने इनको अलग अलग कर भी दिया, कितना ही दूर कर ले, तो अभी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विल नॉट बी सीन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हम चाहे कि रिप्रोडक्शन से वो दूर जाए एक दूसरे से और कुछ नया आ जाएगा, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी अपना सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। तो इसको ना उससे मतलब, उसको इससे पास भी रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूर भी रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसीलिए तो कह रहे हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विल बी सीन एज द प्लांट आर ग्रोइंग इन आइसोलेटेड रीजन। कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, पास भी रख दोगे तो भी ध्यान नहीं देंगे, वो दूर तो है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का इन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल क्लोज्ड फ्लावर है और सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर ए, दैट इज इट विल नॉट बी सीन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विल नॉट बी सीन
as the plants get self pollinated. ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हैंडल करना है ऐसे क्वेश्चंस को. नेक्स्ट, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये आपको ध्यान ही होगा 1:2:1. जैसे कि ये था, ये गैमेट F1 आ गया था ऑल टॉल. फिर इन्होंने इसको कराया सेल्फ, तो दिस इज P2 गैमेट्स. इसका आया था टॉल, बीच के ये अब देखो, ये एक ही तरह का है, कैपिटल टी, तो ये 1 हो गया. ये अपने 2 आ गए, तो ये 2 हो गए. ये 1 है तो 1, तो क्या आ गया 1:2:1, क्योंकि कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन 1 है, कैपिटल एंड स्मॉल का हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन 2 है, और उसका सिंगल है तो 1, तो 1:2:1 का रेशियो आ जाएगा. ठीक है. So, which of the following statement is true about the law of segregation? कि law of segregation जो है, law of segregation is the law of purity of genes, है ना? Then alleles separate from each other during gametogenesis. Yes. Segregation of factor due to segregation of yes. I think इसका आंसर सीधा सीधा आ रहा है all of the above, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन्स है. क्योंकि जीन्स में हमने पढ़ा था ना कि मान लो ये है, तो कभी भी ये अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है इसके होने से, तो कभी भी रेसेसिव एलील्स मिक्स नहीं होते या अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते. अगर एक्सप्रेस नहीं हुए तो भी शांति से बैठे रहते हैं, तो दे रिमेन प्योर. तो लॉ ऑफ प्योरिटी बिल्कुल है, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान बिल्कुल वो सेपरेट हो जाते हैं. ये देखो आराम से सेग्रीगेशन हो रहा है, तो ये भी अब सही है. एंड सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स यानी ये एलील्स हो गए, इज ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम. ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये मैंने आपको पढ़ाया है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये सटन एंड बॉबरी ने दिया था, जहां मैंने बताया था आपको कि बाद में जैसे जैसे इस पे स्टडीज कंटिन्यूस हुई तो पता लगा कि जिस तरीके से फैक्टर बिहेव कर रहा है, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर भी वैसा ही था. सो इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल. तो ये तीनों ही पॉइंट सही है, तो आप इसका आंसर करोगे ऑल ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पिटारा था. इन क्वेश्चंस को देख के आप भी मतलब समझ गए होगे कि ओ वाओ, हम तो आराम से निकाल सकते हैं अगर ढंग से थोड़ा सा पढ़ गए तो, है ना. तो इसी एम के साथ में मैं आपको आज यहीं पर छोड़ती हूँ. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, और हम पढ़ेंगे आर एनवायरमेंट चैप्टर. तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय.